नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि बिहार की सड़कों पर, जी हां, बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर इन दिनों पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पोस्टर में तेजस्वी यादव को टोटी चोर करार दिया जा रहा है। आपको याद होगा कि बीजेपी ने यही काम अखिलेश यादव के लिए लखनऊ में किया था। लखनऊ में अखिलेश यादव जब सत्ता से हटे थे और बीजेपी सत्ता में आई थी, उसके बाद किस तरीके से अखिलेश यादव को इस नाम से पुकारा जाने लगा था, यही नाम अब तेजस्वी यादव को लेकर के पुकारा जा रहा है। ऐसे में आपको बेहतर मालूम है कि पिछले दिनों तेजस्वी बेहद नाराज भी हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ वो कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि टोटी चोर, चारा चोर, इस तरह की संज्ञा दे करके बीजेपी अब आरजेडी को घेरने में लग गई है। सवाल यह उठता है कि अब चुनाव बहुत दिन दूर नहीं रह गया है, चुनाव की सरगर्मी तेज होती दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस तरह के नामों से क्या बीजेपी कोई फायदा हासिल कर पाएगी या आरजेडी को इसका लाभ मिलेगा, या बीजेपी जिस मंशा से टोटी चोर, चारा चोर जैसी संज्ञा दे रही है उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार बिहार में किस तरीके से सियासत गरमा रही है और इसका जवाब आरजेडी किस तरीके से दे रही है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी रंजन जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर संजय, सबसे पहले तो मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष इस बात को लेकर के गम मना रहा है कि बिहार और झारखंड को बहुत कुछ देने वाले रतन टाटा नहीं रहे, तो निश्चित तौर पर ये हम लोगों के लिए दुखद बात है। तो हम लोग उनके लिए ज़रूर संवेदना प्रकट करते हैं और अपना दुख भी जाहिर करते हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से बिहार में दशहरा धूम पर है, चरम पर है, शनिवार को 10वीं होगा, लेकिन इन सब के बीच में बिहार की सियासत भी अब जोर पकड़ने लगी। जिस तरह की बात बिहार की सड़कों पर की जा रही है उससे आपको क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी का ये सही तौर तरीका है? क्योंकि बीजेपी अब टोटी चोर कह करके बुला रही है, पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, जबकि तेजस्वी यादव इसको लेकर के धमकी भी दे चुके हैं कि वो कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। सवाल ये उठता है कि इस तरह की बात करके क्या बीजेपी को कुछ हासिल हो पाएगा? बीजेपी ऐसा करके ये बताने के प्रयास में है कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व में जो भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी प्रकार की चोरी करते ही रहते हैं, करप्शन करते ही रहते हैं, भ्रष्टाचार करते ही रहते हैं। क्या लोगों को पुरानी यादें ताज़ा करवाने की कोशिश की जा रही है? आप इसको कैसे देखते हैं? जी, पूरी संवेदना और पूरा जिसको कहते हैं कि भावभीनी श्रद्धांजलि एक वैसे व्यक्तित्व के लिए जो व्यापार की दुनिया से भारत को सामाजिक दुनिया में एक बड़ी ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो रतन टाटा जी अब नहीं रहे, मेरी भी पूरी संवेदना है और श्रद्धा के हजारों पुष्प मैं अर्पित करता हूं। शायद इस देश के हर इंडस्ट्री जगत के लोगों के मन में भी यही अपने देश के प्रति भाव होता है। आज महाअष्टमी भी है, इसकी भी शुभकामना है। जो हम लोगों के TV9 डिजिटल के जो व्यूअर हैं, पैनल में जो लोग बैठे हुए हैं, चूंकि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी ये हुआ था, बिहार में हुआ था या हो रहा है, पोस्टर बार की नौबत आ गई। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है कि ये जो पार्टियां हैं और पार्टी के जो नेता होते हैं, कभी कभी इनके दिमाग में ये बात नहीं रह जाती है कि हम डेमोक्रेटिक व्यवस्था के पार्ट हैं। वो डिप्टी सीएम का बंगला था ना, और डिप्टी सीएम के बंगले
से तभी आप मुक्त हो गए जब आप डिप्टी सीएम नहीं रहे। आपको जानकारी होगी ही, इस बंगले को लेकर के ये हाई कोर्ट में गए, ये सुप्रीम कोर्ट में गए और कोर्ट ने कहा कि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया, आपको वो बंगला खाली कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तो लोग दावा कर रहे हैं कि इनको 50,000 रुपए का जुर्माना भी इन पर किया गया। खैर, इस बात को लोकतंत्र में समझनी चाहिए कि जब हम पद पर हैं तो अधिकृत हैं। निश्चित रूप से विपक्ष के नेता हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर का उनको दर्जा मिला हुआ है, जरूर भवन आवंटित हो गया होगा, उनको अपने भवन में चली जानी चाहिए थी। रह गई बात कि वो डिप्टी सीएम के उस आवाज से इतना मोह, इतना ममता क्यों? आरोप प्रत्यारोप को लेकर के तो कल नित्यानंद राय ने बहुत कुछ बोल दिया कि इनका क्या रिकॉर्ड रहा है। जो श्रवण कुमार है, उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है, कितनी सच्चाई है, नहीं सच्चाई है। तेजस्वी जी तो आए तो इन्होंने कहा कि हम मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे और लीगल नोटिस जारी करेंगे, और फिर आज पोस्टर आ गया। राजनीति में आप पक्ष में रहें, विपक्ष में रहें, मेरे समझ से थोड़ा स्पेस बचा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी ऐसे करती है। देखिए, इसमें एक गौर करने वाली बात यह है कि ये जो पोस्टर लगाया गया है वो किसके द्वारा लगाया गया है ये नहीं लिखा गया है, ये सच बात है। उसमें लिखा गया है टोटी चोर, फिलस्वी यादव, चारा चोर, तमाम तरह की बातें लिखी गई, लेकिन किसने लगाया है ये नहीं लिखा गया है। पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग, तेजस्वी यादव को शक बीजेपी के लोगों पर है। मैं वही कह रहा हूं कि क्या बीजेपी ने लगाया है या जेडीयू ने लगाया है, पर तेजस्वी यादव को शक तो बीजेपी पर ही है। बीजेपी के लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग उनसे डरते हैं, आरजेडी से डरने लगे हैं और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तरह का पोस्टर वॉर शुरू हो रहा है और जिस नाम से पुकारा जा रहा है, कई बार इस तरीके की बात करना आपके लिए घाटे का सौदा होता है। विनय जी, कई बार ये होता है कि हम इस तरह की बात कर लेते हैं। आपको याद होगा, मौत का सौदागर कह दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको मौत का सौदागर कहा गया और एक चुनाव गुजरात में वो इसी नाम से जीत गए। सवाल ये उठता है कि जब आप इस तरह की बात करते हैं, चलिए चारा चोर आप कहते हैं तो ठीक है, उसमें आपके पास एक आधार होता है कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद जेल गए, लेकिन टोटी चोर आप कह रहे हैं, उसका आधार क्या है? फिलस्वी यादव कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? दरअसल अगर आप फिलस्वी यादव भी कहते हैं तो चलिए उतना डेरोगेटरी नहीं है, लेकिन जब फिर भी आप इतना डेरोगेशन पर उतर जाते हैं और बहुत पर्सनल अटैक करने लगते हैं, तो मुझे लगता है इंडियन डेमोक्रेसी में जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से लेती नहीं है। कई बार हमने ये देखा है, इंटेंट जो भी हो, इंटेंशन जो भी हो, पर वो बैकफायर कर जाता है। आपका ये सारा किया धड़ा वापस चला जाता है। आपको याद होगा बिहार में ही नीतीश कुमार जी ने कैसे डीएनए को मुद्दा बना लिया और कहने लगा देखिए पूरे बिहारियों का डीएनए खराब बता रहे हैं। सवाल ये उठता है कि इस तरह के कई एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं, तो इस तरह के पोस्टर वॉर के पहले क्या आपको नहीं लगता कि एक मर्यादा रहना चाहिए? और कम से कम जब आप मर्यादित नहीं रहेंगे तो इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। विनय जी, अनम्यूट करिए। सबसे बड़ी बात है, राजनीति में मर्यादा जरूरी है। कोई भी दल हो, आपका समझिए कोई दल शत्रु नहीं होता है, आप ही के समाज का व्यक्ति है, आप ही के सोसाइटी का व्यक्ति है, और किसी विचारधारा के कारण किसी दूसरे दल में, तो दल की राजनीति कर विचारधारा तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपस में सामंजस्य होना चाहिए, आपस में बात विचार होना चाहिए। और ये ज्यादा कटता हम लोग देखते हैं कि खास करके उत्तर भारत की राजनीति में आप दिखाई पड़ेगा।
दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र वगैरह में तो आप देखिए आज भी कितना अच्छा संबंध शरद पवार का तमाम लोगों से है। तो इधर के लोगों में ज्यादा कटता है, उधर के देश राज्य के लोगों को देखिएगा कि अपने राज्य के विकास के मुद्दे पर सारे एमपी एक साथ जुट कर आते हैं। कई केंद्रीय मंत्री हम लोगों से लगातार कहते रहे भाई बिहार वगैरह का तो कभी सामूहिक नेतृत्व में कोई चीज का डिमांड करने आता ही नहीं, और जबकि दूसरे जो दक्षिण भारत के राज्य के हैं सारे दल के लोग आ जाते हैं पर अपने राज्य के विकास की। तो बिहार के जनमानस में इस चीज को लाना पड़ेगा कि भाई कोई किसी का शत्रु नहीं है, विचारधारा की राजनीति कर रहा है, अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, तो हम मर्यादा का ख्याल करें, मर्यादित व्यवहार करें। आपने कहा चारा चोर, तो वो तो एक अलग बात है क्योंकि उस केस में उसमें केस किया गया और केस में लालू प्रसाद यादव कॉन्विक्ट हो गए और आप सजा याफ्ता है, तो वो तो आपको बताना पड़ेगा कि किस मामले में वो सजा याफ्ता है। तो लोग उसी को कहते हैं कि चारा चोरी के मामले में सजा याफ्ता है, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें होती है, टोटी नाली चोरी और फलना चोरी, हालांकि संजय जी ने जैसा कहा कि इस कोठी को बचाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, मुझे लगता है कि इसमें भी राजनीतिज्ञों को जो राजनीति करते हैं उसको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हमको कोई मोह नहीं होना चाहिए किसी कोठी से। कई ऐसे नेता हम लोग देखे हैं अपने समय में, अभी हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में अर्जुन मुंडा चुनाव हार गए और 15 दिन के अंदर उन्होंने अपना कोठी खाली कर दिया। बहुत बड़ा कोठी था उनका, लंबा चौड़ा बहुत, और 15 दिन के अंदर संजोग से उस दिन हम दिल्ली में थे तो उनके कोठी पर भी जाने का अवसर मिला हमको। सब सामान पैक करके जा रहे थे, एक रूम में बैठे थे जिस दिन हम मिलने गए। तो कई ऐसे नेता आज भी हैं, पहले भी थे, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे हुआ, और तीसरे दिन उन्होंने कोठी खाली कर दिया और सारा सामान हैंड ओवर कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं आज की जो राजनीति है वो कोठी के लिए विवाद भी पैदा कर रहा है। विवाद इस मामले में कि आप दिल्ली में देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जिस कोठी में जाना चाहती थी जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, उस कोठी के साथ क्या हो रहा है। तो दोनों तरफ, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों और विपक्ष के हों, तमाम लोगों को थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। पुराने जमाने में आप देखिए क्या था, इंदिरा जी जब चुनाव हार गई तो जयप्रकाश नारायण मिलने गए, जो जयप्रकाश नारायण उनकी सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया, और जयप्रकाश जी चिंतित थे और उन्होंने इंदिरा जी से पूछा जाके कि भाई इंदू बोलते थे इंदिरा जी को जयप्रकाश जी, क्योंकि जवाहरलाल जी के मित्र थे जयप्रकाश नारायण जी, तो उन्होंने कहा कि इंदू तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। तो उनकी ये चिंता थी कि भाई उस समय तो पेंशन वगैरह भी नहीं मिलता था सांसदों को, तुम्हारा खर्च कैसे चले। तो इंदिरा गांधी ने उनको जवाब दिया कि हमारा खर्च जो जवाहरलाल नेहरू की जो बहुत सारी पुस्तकें हैं उससे रॉयल्टी आता, उससे काम चल जाएगा। तो ऐसे ऐसे लोग थे पहले राजनीति में जो एक दूसरे का कद्र करते थे, जो एक दूसरे के सहायता में जाते थे। आज की राजनीति में इसके विपरीत लोग आचरण कर रहे हैं। तो तमाम लोग जो लोग भी हैं, अब जिसे रतन टाटा की हम लोग बात कर रहे थे, अब रतन टाटा वगैरह इतना बड़ा देशभक्त थे, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब एक हिस्सा उनके बारे में था कि जब ताज होटल पर अटैक हुआ, जब ताज का पुनर्निर्माण का बात हुई तो पाकिस्तान के भी कुछ लोग चाहते थे उसका पुनर्निर्माण करें, वहां की भी एजेंसी, उन लोगों से रतन टाटा ने मिलने से इनकार कर दिया। अब सोचिए कितना बड़ा देशभक्त थे, जबकि जो हम लोग के पास उस समय सूचना आई थी, हो सकता है सही भी हो गलत भी हो, लेकिन जो सूचना आई थी कि उसके लिए केंद्रीय मंत्री ने उनसे परसू किया था एक बार मिल लीजिए उनसे, जो एजेंसी के लोग थे, पाकिस्तान के एजेंसी के लोग टाटा को ताज हाउस होटल को बनाना चाहते थे, लेकिन रतन टाटा मिले नहीं। इतने बड़े देशभक्त, देश के लोगों की चिंता करते थे। अब चाहते थे, एक बार जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटर पर 4-5 लोग लद के जा रहे हैं, पानी पड़ रहा है, परेशान है। तब उन्होंने कहा था कि हम 1 लाख में गाड़ी उपलब्ध कराएंगे, कार, जिससे किसी को भीगना नहीं पड़े, और वो अपनी बात पर कायम रहे और 1 लाख का नैनो कार उन्होंने उपलब्ध कराया। हालांकि वो कार ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाई,
लेकिन वो इतना जनता के लिए, इतना देश के लिए सोचते थे, देश के विकास के लिए चिंतित। तो ऐसे महामानव इस देश में हुए, आज वो अब नहीं रहे, हम उनकी चर्चा करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति के स्वामी होने के बावजूद भी खुद ड्राइविंग करते थे। गडकरी जी एक बार बड़ा अच्छा किस्सा सुना रहे थे कि गडकरी जी के यहाँ वो एक बार नाश्ता पर जा रहे थे, तो गडकरी जी का जो घर था वो भूल गए रास्ते में, तो उन्होंने फोन किया गडकरी जी को कि भाई आप बताइए मेरा रास्ता। तो गडकरी जी ने कहा, नितिन गडकरी ने, कि आप अपने ड्राइवर को दे दीजिए फोन, हम उसको बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गाड़ी खुद चला रहा हूं, मेरे पास कोई ड्राइवर नहीं। तो आप सोचिए कितने बड़े लोग और अपने से ड्राइविंग करके जाते थे। तो इससे समाज को भी सीखना चाहिए, समाज के लोगों को भी, नेताओं को भी सीखना चाहिए कि भाई आप तो एक मकान के लिए परेशान हो जाते हैं, जिस दिन आप पद पर नहीं, छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग चले जाते। गुलजारी लाल नंदा का उदाहरण लीजिए, अपना रहने का घर नहीं था और जिस किराए के मकान में रहते थे तो किराएदार खाली कराना चाह रहा था। बाद में उस किराएदार को पता चला कि ये तो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, कार्यवाहक प्रधानमंत्री। तो पुराने जमाने में इस तरह के लोग थे, लेकिन आज तो मोह है, छोटे छोटे चीजों का मोह है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को भी मोह से ऊपर उठना चाहिए। भाई आपका तो अपना मकान भी है पटना में, जैसा कि मेरे पास सूचना है कि वहां पर लालू यादव जो एमएलए कोऑपरेटिव से मकान मिलता है उसमें उनका मकान भी है लालू जी का। तो इसका मोह नहीं करना चाहिए। जब जिस परिस्थिति में, और पुराने समाजवादियों को आप देखिए, आप तो समाजवादी विचारधारा से आते हैं, समाजवादी राजनीति में आपका विश्वास है, तो इस विचारधारा के पुराने लोग किस तरह का आचरण करते हैं वो भी देखना चाहिए। कांग्रेस के नेता थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, मंत्री से हटे और तुरंत मकान खाली कर दिए। 85 से 90 तो ये मुझे लगता है कि ये मापदंड जो उस समय के बड़े नेताओं ने सेट किया, खैर अब उस तरह की उम्मीदें करना ही मुझे लगता है कि अब हम उसको कहें बेमानी है तो ये भी गलत नहीं होगा। क्योंकि आजकल विनय जी, बड़े नेताओं की पहचान ही इस तरीके से होती है कि उनके साथ गाड़ियों का कितना बड़ा काफिला चल रहा है। आजकल पहचान ही बड़े नेताओं की इस तरीके से होती है कि आखिरकार उनके साथ कितने लोग चल रहे हैं, वो किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मैं वही कह रहा हूं, केवल नेताओं का ही नहीं है, ये जो सामंती कल्चर, ये जो सामंती कल्चर है। पंकज जी एक मिनट हम अपनी बात, आज भी ऐसे नेता हैं। आप नरेंद्र मोदी को देखिए कि किस तरह से अपना सारा, उनको जो सामान मिलता है, उनको जो दिया जाता है उपहार, उसको भी बेच के अपने गरीबों में और अपने स्टाफ के बीच वो पैसा का बांट देते हैं। तो उससे भी लोगों को सीखना चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, सबसे बड़े नेता हैं, और उनका आचरण किस तरह से है, कितनी सादगी से वो रहते हैं। तो उससे भी लोगों को सीखना चाहिए। भाई अपना चाहे तो करोड़ों करोड़ का बिकता है, नीलामी होती है, उनको जो सामान मिलता है, वो सारी बात है, वो विनय, तो लेकिन वो अपने स्टाफ में उसका बटवारा कर देते हैं। विनय जी, वो सारी बातें हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि ठीक है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए हैं, अब वो ऐसा कर पा ले रहे हैं, लेकिन नहीं, जब मुख्यमंत्री थे तब भी, पंकज जी जब मुख्यमंत्री थे तब भी मैं एग्रीड, लेकिन बड़े नेता हो गए तब। पर आज एक सवाल उठता है कि एक एमएलए, अरे आप 2 बार विनय जी, मैं एक चीज आपसे पूछता हूं, बहुत सीधा सवाल पूछता हूं कि जनता का भी माइंडसेट किस तरीके से बदला है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, आज एक एमएलए को चुनाव लड़ने के लिए कितने पैसे की जरूरत है? चुनाव आयोग जितना पैसा की स्वीकृति देता है, क्या उतने पैसे में चुनाव लड़ा जा सकता है? क्या हकीकत है क्या वैसा? पंकज जी, आज भी ऐसी बात नहीं है। आज भी जिस क्षेत्र के लोग जानते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि गरीब है, हमारा जनप्रतिनिधि ईमानदार है। अब झारखंड की बात लीजिए, बगोदर से भाकपा माले के जीते हुए जो एमएलए अभी हैं, तो वो उनको सारे लोग सपोर्ट करते हैं। उनको चढ़ने के लिए गाड़ी खरीद के जनता ने दिया कि भाई वो जनता गाड़ी। देखिए विनय जी, आप जो कह रहे हैं, उनके पिताजी भी महेंद्र सिंह को भी इसी तरह का
वो बात बिल्कुल सही है। खैर हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है, बायोलॉजी में एक शब्द आता है इंडेंजर्ड स्पेसीज, मतलब ऐसा स्पेसीज जिसको किसी तरीके से बचा करके रखा जाता है क्योंकि वो विलुप्त होने के कगार पर है। डॉक्टर संजय हंस रहे हैं, बायोलॉजी बैकग्राउंड उनका भी है, तो वो इस बात को समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है आप ऐसा जो उदाहरण दे रहे हैं वो पॉलिटिक्स में अब ये इंडेंजर्ड स्पेसीज रह गए, वो ये विलुप्त होने के कगार पर है। सीपीआई एमएल या संघ के कुछ 1-2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, पर मैं कई चुनाव कवर कर चुका हूं विनय जी। स्थिति ये हो जाती है, मैं आपको बताऊं स्थिति, और मैंने बहुत नजदीक से देखा है, स्थिति ये हो जाती है कि हमारे देश में हिपोक्रेसी इस स्तर पर हावी है, इस स्तर पर हावी है कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हो क्या रहा है। हम कहते हैं हम काले धन से लड़ते हैं, पूरे काले धन के प्रयोग के दम पर ही पूरा चुनाव जीता जाता है। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि काला धन का इस्तेमाल किस तरीके से चुनावों में होता है। हम कहते हैं प्रॉपर्टी में सर्किल रेट कुछ और होता है, उसके ऊपर का पैसा काला धन ही तो दिया जाता है ज्यादातर, और ये कहां नहीं होता है, ये पूरे इंडिया में व्याप्त है। तो सवाल यह है कि जब इस तरह की प्रथा आम हो चुकी है, एक्सेप्टेबल है। अब वो कहते थे पहले लोग दहेज नहीं लेते थे, एक समय ऐसा भी आया कम्युनिस्टों में कि दहेज लेकर के अपने अखबार में छपवा देते थे कि आदर्श शादी हो रही है। ये भी समय हम लोगों ने देखा, जबकि सही में बहुत सारे कम्युनिस्ट थे जो बिल्कुल दहेज नहीं लेते थे, चंदा पे चुनाव लड़ते थे, ये भी सच बात है। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया। तो सवाल यही है कि आखिरकार जो एक स्टैंडर्ड मापदंड जो सेट किया गया था, वो मापदंड तो बिल्कुल खत्म हो गया। समाजवादी विचारधारा के तेजस्वी यादव हैं, समाजवाद कितना वो समझे होंगे ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि समाजवादी से ज्यादा वो परिवारवादी हैं, अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए राजनीति में आए। तो उनको समाजवाद का असली चेहरा क्या है वो क्या मालूम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरीके की स्थिति बन रही है, ठीक है आप उनको परिवारवादी कह लीजिए, आप उनके पिता को चारा घोटालेबाज कह लीजिए, लेकिन एक पोस्टर लगता है और वो भी ग्रीन कलर जो कि आरजेडी का थीम है, उसमें आप लिखते हैं टोटी चोर, और टोटी चोर लिखते हैं, ये कहते हैं कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और उस पोस्टर को किसने लगाया ये भी क्लियर नहीं है, पर तेजस्वी खुद कहते हैं कि ये बीजेपी के लोग हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल अब राजनीति किस ओर चल पड़ी है, वही मैं कह रहा हूं। और स्थिति आपको याद होगा ना कि इसी विधानसभा में किस तरीके से आरजेडी के विधायकों को पिटवाया गया था मार्शल बुला करके। स्थिति तो अब इस तरह की हो चुकी है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अब मैं जाऊंगा प्रियदर्शी रंजन जी के पास। नहीं, देखिए कुछ क्या होता है, कुछ मेंटेलिटी होता है। आप मेंटलिटी, कुछ कवियों का भी इस तरह का मेंटलिटी रहता है, अगर उनका पढ़िएगा संस्मरण कई लोगों का, तो वो चादर चुरा के चले आते थे। कुछ लोगों का कलम चुराने की आदत होती थी, कुछ लोगों को तकिया चुराने की आदत होती। तो ये एक मेंटलिटी होता है, तो उस मेंटलिटी को बदलने की आवश्यकता है, मेरा ये कहना है। अगर आप देखिए आज अभी कहीं भी बिहार झारखंड कहीं भी देखिए, कोई अगर टैंकर एक्सीडेंट करता है तो तेल लूटने के लिए तमाम लोग जुट जाते हैं। टैंकर में जो एक्सीडेंट किया उसको बचाने के लिए नहीं, ट्रेन से जो टैंकर से तेल निकल रहा है उसको लूटने के लिए लोग मारामारी करते हैं। पर आप ठीक कह रहे हैं, पर मैं हैरान इसलिए होता हूं कि अगर वाकई बीजेपी कहती है कि बंगला खाली नहीं कर रहे थे तो आपने करा दिया, ठीक है, ये कानून सम्मत है, आपने करा दिया। लेकिन सवाल यह है कि वाकई इन्होंने अपने आवास से सामान गायब किया है या करवाया है, तो कोई उसका साक्ष्य लेकर के आइए ना सामने, बताइए। केवल क्या होगा, आप बातों में बहुत तरह की बातें कह जाइएगा चुनाव से पहले, और चुनाव के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तो सवाल ये उठता कौन चोर कौन साधु ये भी समझ में नहीं आता। और दूसरी बड़ी बात ये है कि बदनाम करने के चक्कर में आप अगर इस स्तर पर उतरेंगे तो कल पॉलिटिक्स में दिखेगा क्या, एक दूसरे को आप बिलो द बेल्ट हिट कर रहे हैं और इस तरह का वॉर शुरू होगा और फिर होगा कि कोई 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 डिस्कोर्स नहीं होगा, फिर इस तरह की बयानबाजी होगी जो लोग सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। आपको याद होगा राबड़ी देवी ने ललन सिंह के लिए क्या बोला था। सवाल है कि अगर इस तरह की बात शुरू हो जाएगी, आप कहिएगा उधर से बोला जाएगा और फिर मर्यादा कहां रह जाती है। प्रियदर्शी रंजन जी। देखिए पंकज जी, 1 साल बचे हैं, 1 साल से कुछ दिन ज्यादा बचा होगा बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के, और उसके पहले जिस तरीके के मुद्दे बिहार में हावी हैं या जिस तरीके के मुद्दे सामने आ रहे हैं वो कहीं से बिहार के हित में नहीं दिख रहा है। आप टोटी चोर जिस पर आज हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, क्या ये बिहार के लिए इतना बड़ा विषय है जिस पर होर्डिंग लगाया जा रहा है, जिस पर पोस्टर लगाया जा रहा है, जिस पर छद्मवार चल रहा है? और अगर ये इतना बड़ा मुद्दा है तो सबसे पहले जो सरकार में है उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कई मामलों में कहा है कि अगर जो सरकारी संपत्ति है उसको दबाया जाना, उसको छुपाया जाना, उसके अपने हित में प्रयोग करना, ये सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग है। और अगर तेजस्वी यादव ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग किया है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है प्रथम दृष्टया कि वो उस मामले को प्रकाश में लाए, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, कानून सम्मत जो हो सकता है तेजस्वी यादव उसकी सजा पाए। लेकिन ये तो बात की बात है, कब कार्रवाई करेंगे। अभी तो बात निकली है और राजनीति हो रही है कि किस तरीके से इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव को घेरा जाए। कल तेजस्वी यादव आएंगे और अपने विपक्षियों को इसी तरीके से घेरेंगे। जो आप बिलो द पॉलिटिक्स आप बात कर रहे हैं, इससे बिहार का हित नहीं हो सकता है। एक जमाना था जब लोग कहते थे मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं और नहीं आरजेडी का मैं समर्थन कर रहा हूं, इसके बावजूद एक बात कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की भाषाओं से मुद्दे भटकते हैं। 90 के दौर में लालू यादव को लेकर के जो नारेबाजियां होती थी वो कहीं से हित में नहीं था, कहीं से बिहार का मुद्दा नहीं उसमें समाहित होता था। लेकिन लालू यादव को पॉलिटिक्स में लाकर ये मुद्दा बना करके सिर्फ लालू यादव के व्यक्ति विशेष के विश्लेषण पर बात होती थी और उसका फायदा होता था लालू यादव को। आज वैसे कोई नैरेटिव तो आप कहीं नहीं सेट कर रहे हैं। आप असली मुद्दों से भाग रहे हैं और ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको राजनीति में मैं कहता हूं कि ये तुच्छ मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे हैं भी तो इन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए ये कानून तय करेगा और कानून के रक्षक आप हैं, सरकार में है, तो ये होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी बंगले को लेकर के 2019 में पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया था और उसके पहले 2017 में, मैं 2017 वाली बात पहले कहना चाहूंगा, उसमें कहा हाईकोर्ट ने कहा था कि जो मंत्री पूर्व मंत्री हैं उन्हें 60 दिनों के भीतर अपना बंगला खाली करना होगा। बंगले पर जो रार है बिहार में ये बहुत पुराना है, कई ऐसे मामले रहे हैं। उस समय महागठबंधन से और सरकार से बीजेपी के साथ बनी थी जनता दल यूनाइटेड के, तो करीब 6 मंत्री, आधा दर्जन के करीब मंत्री थे, वो बंगला नहीं खाली कर रहे थे। हाईकोर्ट ने आदेश दे करके उन बंगलों को खाली करवाया था। उसके बाद एक और घटना मैं बताना चाहूंगा, एक और हाईकोर्ट का ही नजीर साझा करना चाहूंगा, वो है वर्ष 2019 का, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर के कहा गया था। पहले क्या था, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते बंगला अलॉट कर दिया जाता था। उस समय भी हाईकोर्ट ने 2019 में अपने एक निर्णय में कहा था कि नहीं चलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर आपको बंगला आवंटित नहीं होगा। उसी तरीके से तेजस्वी यादव का मामला है, जब ये मंत्री नहीं है तो उनको मंत्री के कोटे का बंगला कैसे मिल सकता है। इस पर तेजस्वी यादव की नैतिक जिम्मेवारी है कि कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कहा है कि इस तरीके से नहीं हो सकता है, फिर आप जबरिया क्यों कर रहे हैं। और अगर आप सामान नहीं ले गए हैं, तेजस्वी यादव को भी सफाई देना चाहिए, नैतिक जिम्मेवारी उनकी भी बनती है, क्योंकि आप पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक लाइफ में है, आपका पब्लिक लाइफ है, तो आपको बताना चाहिए कि ये मामला नहीं है, हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इस तरीके के मामले से मुझे जो लगता है असल मुद्दे गौण हो रहे हैं, जो साल भर बाद के लिए, जो चुनाव के लिए होना चाहिए। नहीं, ठीक, आज मुद्दे असल मुद्दे गौण हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, असल मुद्दे गौण हो रहे हैं। क्या डॉक्टर संजय अभी भी लगता है कि बिहार में चुनाव इसी तरह के मुद्दों पर होगा,
इसी तरह के नारों पर होगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि हर जाति के नेता उत्पन्न हो गए हैं और उनको लगता है कि हमारा सपोर्ट बेस हमारी जाति है। हम किसी तरह की बात करते रहें, हम किसी तरह का बयान देते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा मास बेस जो है हमारी जाति है और इसलिए हम उस तरह की बात कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान हमें होने नहीं जा रहा है। और यही वजह है कि हम अब नहीं देखते कि अच्छे नेता की तरह अच्छी बातें किया जाए। बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री के पद पर नेता, आपको याद होगा सम्राट चौधरी क्या बोल गए थे कि लालू यादव ने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा, किडनी के बदले टिकट दे दिया। आपको याद होगा ये किस तरह का बयान। मुझे लगता है ये किसको सुनने में अच्छा लगा होगा। खुद सम्राट चौधरी जब सुने होंगे तो उनको कहां अच्छा लगा होगा। या तो अगर आप कोई आरोप लगाते हैं तो उसमें दम हो, और नहीं तो बिलो द बेल्ट आप हिट करते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको यह समझ में आना चाहिए कि आज आप कीचड़ फेंक रहे हैं, कल आप पर कीचड़ फेंका जाएगा और फिर पब्लिक के बीच में आपकी इमेज क्या होगी, लोग आपको किस तरीके से देखेंगे। वैसे ही आपका जो जयप्रकाश नारायण की बात कर रहे थे, CPI-ML के नेताओं की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे, या बहुत तरह के, इवन नीतीश कुमार की भी बात होती है कि भाई पब्लिक लाइफ में उन पर अभी तक कोई दाग नहीं है, इस तरह की बात होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक तरफ हम कुछ गिने चुने इन नेताओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ अगर हमारा डिस्कोर्स इस तरह का होता है, टोटी चोर, और ये पोस्टर लगाने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसका स्तर धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमारा कैंपेन का जो स्तर है वो और खराब होता जाएगा और हम इस तरह की बात करेंगे जिसका कोई मतलब पब्लिक के वेलफेयर से नहीं। बिल्कुल, जो आपने कहा ना कि जो लोकतंत्र का क्षरण हो रहा है और जो गिरावट आई है, उस गिरावट के लिए शायद ये पीढ़ी जिम्मेवार है, इससे अपने को बचा नहीं सकती। और समाजवाद का प्रणेता कहने वाले लोग को क्या अतीत से कुछ नहीं सीखना चाहिए? अभी कह रहे थे ना गुलजारी लाल नंदा की बात, वो किराए के मकान में रहते थे, सामान बाहर फेंक दिया गया था और एक प्रेस रिपोर्टर उस रास्ते से गुजर रहा था। उन्होंने अपने संपादक से कहा कि मैंने एक तस्वीर ली है, एक बूढ़ा व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है अपने मकान मालिक से कि अगले महीना मैं किराया जरूर दे दूंगा, इस महीने तक मुझे अपने घर में रहने दो। और जब उन्होंने तस्वीर दिखाई तो संपादक ने पूछा कि क्या आप उस आदमी को जानते हैं, वो कहाँ पर है? कहें कि बिल्कुल है। और वो जाते हैं और देखते हैं तो वो गुलजारी लाल नंदा थे और उस अखबार में पहले पेज पर वहां के संपादक ने उनकी तस्वीर छापी, उनकी पीड़ा बताई और कितने स्वाभिमानी थे गुलजारी लाल नंदा कि सरकार के कहने पर भी उन्होंने सरकारी आवास नहीं लिया। क्या ये अतीत के पन्ने से ये सारे उदाहरण गायब हो गए? सुनील शास्त्री फॉर्म के लिए लाइन में लगे हुए थे, गिर गए, बेहोश हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जब पूछा गया कि भाई आपके पिता का क्या नाम है, उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री। डॉक्टर को, अस्पताल को विश्वास नहीं हुआ, चूंकि उस समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, फिर से आप अपने पिता का नाम बताइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पिता का नाम लाल बहादुर शास्त्री ही है। तब पता चला कि अरे ये तो देश के प्रधानमंत्री के पुत्र हैं जो लाइन में लगे हुए थे, अत्यधिक गर्मी की वजह से बेहोश होकर गिर गए। और राजेंद्र बाबू जो इसी माटी, वही देश रत्न मार्ग नाम है उसका, 5 नंबर बंगला जो है वो देश रत्न मार्ग में है। राजेंद्र बाबू क्रॉनिक एजमेटिक के पेशेंट थे और वो सीलन भरा सदाकत आश्रम, विनय जी को ज्यादा इन चीजों की जानकारी रहती है, वो सदाकत आश्रम में जैसे ही वो रहना शुरू किए उनकी खांसी, उनका दम्मा बढ़ जाता था। फिर भी उन्होंने कहा कि अब तो मैं राष्ट्रपति नहीं हूं, अगर ये कमरा भी मुझे कांग्रेस ने दिया है तो मैं खुशनसीब हूं। और वो जीवन भर रहे, कहीं कोई उनका दिल्ली और पटना में कोई अपना निजी आवास नहीं था। अगर वो पीढ़ी जो आप समाजवाद का बड़े प्रणेता बताते हैं, अगर भवन निर्माण विभाग को लिस्ट तो उनके पास होगा ही ना। देखिए सारे आरोप झूठे नहीं होते। अगर
कबीर की तरह अगर उस आवास को आपको मुहैया कराया गया, आपको फैसिलिटेट किया गया, जब आवास खाली किए आप उसी रूप में छोड़ देते। फिर लोकतंत्र है, अगले साल चुनाव है, फिर आप डिप्टी सीएम बन जाइएगा, सीएम बन जाइएगा, फिर आपको वो आवास मुहैया कराया जाएगा। लेकिन लोकतंत्र का ये क्षरण है। और मैं भाजपा को भी कहता हूं कि थोड़ा स्पेस बचा के रखना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की, उनके स्टाफ ने ही कोई गलती की, कोई उनके सलाहकार ने गलती कर दी, अब इसके लिए बिलो द बेल्ट हिट करने की बात जिसकी चर्चा बार बार कर रहे हैं, और आपने कहा ना कि पोस्टर पर नाम नहीं, लेकिन भाजपा के कुछ नेता तो आके बोले हैं कि हाँ उन्होंने गड़बड़ी की तो पोस्टर लगा है। और जरा एक बार नित्यानंद राय का बयान अगर आपके पास होगा तो कभी चलवा दीजिएगा। नित्यानंद राय जो गृह राज्य मंत्री हैं, क्या क्या नहीं बोल गए, कहे कि इनका तो चोरी का इतिहास रहा है, ये तो यही तो करते रहे हैं ये परिवार, अगर आरोप है तो क्या गड़बड़ है। अब बताइए, तो आप गृह राज्य मंत्री हैं, बिहार के पूर्व ही सही, लेकिन तेजस्वी डिप्टी सीएम तो रहे हैं, विपक्ष के नेता तो अभी हैं, जांच होने दीजिए। श्रवण कुमार ने कहा कि क्या जांच हो गई, क्या सिद्ध हो गया आरोप कि उन्होंने ये गड़बड़ी की, वो गड़बड़ी की, ये सामान गायब कर दिया, वो सामान गायब कर दिया। हाँ, बंगला के मोह को लेकर के एक सवाल तो जरूर है कि जब डिप्टी सीएम नहीं है और आपको पता है कि आपको स्वतः खाली कर देनी चाहिए, इसके लिए आपने हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट का ये कमेंट कि आपने कोर्ट का वक्त बर्बाद क्यों किया, आपको तो खाली कर देनी चाहिए, यही कमेंट काफी है, यही रिमार्क्स काफी है। तो वो जो पीढ़ी, राजनीति की जो एक पीढ़ी थी, जिन्होंने सत्ता का किस तरह से सदुपयोग किया और फिर अपने परिवार के किसी लोगों को उसमें भागीदार नहीं बनने दिया, आज तो मोनार्की जैसा लगता है। मोनार्की डेमोक्रेसी कहा जाता है कि सत्ता का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को कैसे किया जाए। शायद सभी पार्टियां इसमें भरपूर कोशिश करती है कि इन्हीं के बाल बच्चे योग्य होते हैं तो सफल हो जाते हैं, अगर योग्य नहीं होते हैं तो वो जनता उनको किनारे लगा देती है। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी कोशिश करती है, ये पार्टी कोशिश नहीं करती है। तो सत्ता का चरित्र में फिसलन तो है, सत्ता के चरित्र में गिरावट तो है, और पक्ष और विपक्ष में विनय जी को ज्यादा याद होगा, नहीं जाना चाहते थे वाजपेयी जी घुटने का ऑपरेशन करवाने, लेकिन नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे और जब भारत का डेलीगेशन जाता है यूएनओ में तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाइए और भारत सरकार के खर्च से जाइए, आपका ऑपरेशन होगा। तो ये पक्ष और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य था, जहां सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग दोनों एक दूसरे की इज्जत करते थे, जिसका उन्होंने उदाहरण दिया जयप्रकाश जी का, कि जिसने तानाशाही के खिलाफ बगावत का विद्रोह का बिगुल बजाया और वही जाके पूछते हैं कि भाई तुमको तो पेंशन भी नहीं मिलता है, तुम्हारा अब आगे का जीवन कैसे चलेगा। ये एक स्तर बचा हुआ था राजनीति में। तो राजनीति में सीखने जैसी बातें तो है। अब बंगले का मोह, आप मोनार्की में तो है नहीं कि कोई बंगला अलॉट हो गया तो परमानेंट अब आप ही को रहेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज डॉक्टर संजय, मुझे लगता है कि आप अगर पॉलिटिकली भी इसको देखें, विनय जी आप बेहतर बता सकते हैं, लालू प्रसाद तो चारा घोटाला में सजा याफ्ता है, लेकिन पॉलिटिकली कोई नुकसान होता है क्या आरजेडी को? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। तो जब वो सजा याफ्ता है तब नुकसान नहीं होता है, तो टोटी चोर कह करके आप क्या पॉलिटिकली नुकसान कर लेंगे? अगर आप राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो टोटी चोर और इस सब तरह की बात कह करके आप अपना नुकसान करा लेंगे, उनका नुकसान नहीं होगा, उनका जो वोटर्स है उन पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं विनय जी? अनम्यूट करिए। जो बहुसंख्यक आबादी है उसके खिलाफ जो अन्य आबादी है उसके विरोध में चला जाता है। तो इस तरह की बातें कह करके किया जाता है कि भाई देखिए कितना दबंग है। अब हरियाणा में देखिए 30% जाट की आबादी, लेकिन गैर जाट सारे एकजुट हो जाते हैं। तो इसके कारण जाट की सत्ता पिछले 15 साल 10 साल से ऊपर से वहां जाट की सत्ता खत्म हो गई। बिहार में भी कमोबेश यही स्थिति है। सबसे बड़ी जाति है 14% यादव, इसके खिलाफ जो अन्य जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, वो एकजुट होती, तो उनको इन बातों पर, उन पर ये प्रभाव जरूर पड़ता है।
कि भाई ये दबंग है, ये देखिए क्या करते हैं, इनका किस तरह का आचरण है। चारा चोर भी जब कहा जा रहा था तो इसीलिए कहा जा रहा था, जब ये बात कही जा रही थी तो उस समय ये लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता नहीं थे। हम लोग उस समय डे टू डे के रिपोर्टिंग में थे, पटना में हम लोग जाते थे, लेकिन उस समय भी कहा जा रहा था, उस समय भी इस तरह की बातें कहकर जनता के बीच में एक मैसेज देने का काम। आज भी ये कि भाई इनका आचरण क्या है, देखिए ये जब जाते हैं मकान खाली करके तो इस तरह का आचरण करते हैं। दिल्ली में भी हम जानते हैं, बड़े नेता का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो जब गए तो अपना सोफा तोहफा भी, सरकारी सोफा वगैरह लेके चले गए। हमको एक केंद्रीय मंत्री ने बताया था एक किस्सा, बहुत बड़े समाजवादी नेता हुआ करते थे, कि भाई देखिए इन लोगों का क्या आचरण है कि जब छोटी छोटी चीजों को लेकर चले जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं भी इस तरह के, और कुछ लोग क्या है कि कुछ लोग अपने आचरण से समाज को प्रेरित भी करते हैं। अच्छा, अब सुधा मूर्ति की चर्चा हम करेंगे। आधुनिक समय में सुधा मूर्ति एक साधारण गाड़ी से घूम रही थी, और जब उन्होंने कहा कि गाड़ी वाले को लंदन में कि हम 10 डाउनिंग स्ट्रीट चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों वहां जाइएगा, वहां जाने के लिए तो परमिशन अंदर चाहिए। तो बोली जब सुधा मूर्ति कि हम वहीं रहते हैं, हम वहीं ठहरे हैं, तो गाड़ी वाले को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी साधारण महिला कैसे वहां मने रहती होगी। तो बहुत समझाने के बाद वो गाड़ी वाला ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि साधारण गाड़ी से, भाड़े की गाड़ी से घूम रही थी। तो आज भी ऐसे लोग हैं, सुधा मूर्ति जैसे लोग हैं, जो देश को प्रेरित करते हैं। देश के लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए, भाई किस तरह के लोग हैं। और इन लोगों ने समाज को बनाने का काम किया, इन लोगों ने देश को बनाने का काम किया। तो जो देश को बनाने वाले लोग हैं, और जो संजय जी कह रहे थे, वो एक्चुअली नरसिम्हा राव नहीं, वो ये राजीव गांधी ने, राजीव गांधी थे, जी हाँ, राजीव गांधी ने उनको भेजा था। और बाद में पता चला, अब आजकल एक पुस्तक आई है प्रधानमंत्री पर, उसमें पता चला उनका दावा है, सही क्या है, कि उनको कैंसर दरअसल था, लेकिन उस समय नहीं बताया गया था कि अटल जी को कैंसर है। उस समय कहा गया था कि कोई मूत्र से संबंधित कोई बीमारी है, और उसी के इलाज के लिए यहाँ वो इलाज की सुविधा नहीं थी। और तब राजीव गांधी को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि भाई आप डेलीगेशन के नेता के रूप में, और तब तक नहीं आइएगा जब तक कि इलाज करा आपका पूरा नहीं हो जाता है। और तब उन्होंने राजीव गांधी, और इस बात की चर्चा राजीव गांधी के निधन के बाद खुद अटल जी ने किया था, कि भाई इलाज में हमको इस तरह से भेजा गया था कि हम वहां जाके इलाज कर ले। और आज जो हम जीवित हैं, या हम जो आज प्रधानमंत्री हैं, तो आज उसमें बड़ा योगदान राजीव गांधी का। तो पहले के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते थे। अब चंद्रशेखर जी का देखिए संबंध, नरसिम्हा राव जी का संबंध देखिए, अटल जी का संबंध देखिए, इन लोगों में किस तरह का संबंध था, एक दूसरे का किस तरह से वो सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है विनय जी कि बिहार में मुद्दों की क्या कमी हो गई है। बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है, उसको लेकर के बहुत बखेड़ा है, बहुत तरह की बात हो रही है। ये काम तो बहुत अच्छा है, अगर हो जाए, पहले ही होना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार प्रयास कर रहे हैं। बिहार में ये कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है, जो कि लोगों के रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं और जिस पे लोग जीवन यापन करते हैं। देखिए, शराबबंदी है वो बहुत हिट नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक पैरेलल इकोनॉमी भी खड़ी हो गई है। इस तरह के ऐसे मुद्दे हैं, कानून है, अपराध है, बहुत तरह की ऐसी बातें। मुझे लगता है अगर आप इन सब मुद्दों के जरिए आप अगर जनता के बीच में जाते हैं तो जनता बेहतर तरीके से समझती है कि आखिरकार आप करने क्या जा रहे हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों से शासन में, इसकी बड़ी वजह क्या है? नीतीश कुमार कभी भी उस तरह की बात नहीं करते। एक बार आप विधानसभा में जब उन्होंने वैसी बात कही थी तो उसके बाद से कहा जाने लगा था कि कुछ अस्वस्थ हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन नॉर्मली नीतीश कुमार का कभी भी लूज टॉक करने का आदत रहा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी जैसी पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि अगर आप बिहार में पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर आप एक मर्यादा के साथ राजनीति नहीं करेंगे तो इसका ज़्यादा नुकसान आपको होगा, इसका फायदा नहीं होगा। क्यों प्रियदर्शी रंजन जी, आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में भी मर्यादा की बहुत ज़रूरत है?
अरे भाई, जिस पार्टी में कैलाशपति मिश्रा रहे हो, जगदम्बी प्रसाद यादव रहे हो, जिस पार्टी के नेता इस तरह के लोग रहे हो, वैसे में ये क्या जरूरी नहीं है कि एक मर्यादा के तहत राजनीति की जाए? क्योंकि जिस तरह के भाषा का प्रयोग होता है इन दिनों पॉलिटिक्स में, मुझे कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि अब स्तर बहुत ज्यादा गिरा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुद्दे की बात नहीं होती। अभी भी इसकी बात नहीं हो रही है कि बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। आज तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 5 करोड़ लोग हर साल पलायन करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि पलायन करते हैं तो इसके लिए नीतीश कुमार ही जिम्मेदार हैं, या लालू प्रसाद भी जिम्मेदार थे, या बिहार का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है? आखिरकार क्या बात है कि बिहार के लोग, चाहे मजदूर हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो, वो बिहार से पलायन कर रहे हैं? इसकी चिंता तो किसी को नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि ये बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है प्रियदर्शी रंजन जी? और हम ये बात करते हैं टोटी चुरा लिया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, इस जाति का है। क्योंकि देखिए अभी एक और नई बात सामने आ रही, वो बात ये सामने आ रही है कि अब जीतन राम मांझी भी झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और एनडीए में इसको लेकर के खलबली है। सवाल ये उठता है कि एनडीए में हैं तो आप मंत्री भी बने हुए हैं, उधर अलग से आप चुनाव भी लड़ेंगे। मुद्दा विहीन राजनीति होती हुई दिख रही है, क्या कहते हैं आप? भटकाव की स्थिति है। बिहार की राजनीति पूरी तरह से भटकी हुई है पिछले 3 दशकों से। सोशल जस्टिस की धुरी पर, जो 1947 के बाद या उससे पहले भी कह लीजिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो सोशल जस्टिस की बात शुरू हुई थी, वो कमोबेश पूरा हो गया था श्री कृष्ण सिंह के ही दौर में, लेकिन उसको लालू यादव ने अपने तरीके से बुलाया और उसी सोशल जस्टिस के नाम पर आज भी राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार भी कर रहे हैं और उसमें जो आप बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, शोषण, तमाम जो मुद्दे हैं वो गौण है। आप पिछले 3 दशकों में, और इसीलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। और उसमें एक नया जो प्रकरण आ रहा है, ये इस तरीके के तुच्छ बातों का, टोटी चोर का। टोटी चोर तो आपने कहा था उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को भी साबित करने की कोशिश की थी, उसी पैटर्न पर आप बिहार में तेजस्वी यादव को कर रहे हैं। लेकिन इससे वैसे नेताओं को फायदा ही होता है। लालू यादव को जितनी फायदा होता है, वही तो मैं कह रहा हूं कि देखिए मुकेश साहनी है, मुकेश साहनी मुंबई में उन्होंने काफी ऊंचाई तय की और वो कहते हैं मैं मुंबई छोड़ करके बिहार आया हूं, ऐशो आराम छोड़ करके बिहार आया हूं। लेकिन बिहार आकर के वो बात क्या करते हैं? बात ये करते हैं कि हमारी जाति को शेड्यूल कास्ट में ले लीजिए। वो ये बात नहीं करते हैं कि महाराष्ट्र की तरह हमारे राज्य में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। आप शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में ले लेंगे, जब नौकरी नहीं रहेगी तो आप किसी कैटेगरी में लेते रहिए। जब इंडस्ट्री सरकारी नौकरी कहां से आएगी? सवाल यह है, कोई चाहे युवा नेता हो जिसका एक्सपोजर बाहर का भी हो, वो भी बिहार में आकर के जाति की ही बात करता है। इससे ऊपर वो कोई बात कर ही नहीं पाता है, उठ ही नहीं पा रहा है। सोशल जस्टिस पर ही पूरा मामला घूम रहा है। उसी के धुरी पर जो लालू यादव जिसको शीर्ष पर ले गए थे, नीतीश कुमार भी उसी को भुना रहे हैं। मुकेश सहनी आए हैं, उसी पर खेल रहे हैं। और आपके अभी नए नवेले हमारे प्रशांत किशोर जी भी उसी सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, उसी लकीर को लंबा कर रहे हैं। चाहे वो पहला दलित कार्यकारी अध्यक्ष का मामला हो, या फिर मुसलमानों को आरक्षण देने का जैसा मसला कि 40 सीट हम मुसलमानों को दे देंगे, हमारी पार्टी से 40 सीट मुसलमान लड़ेंगे। ये जो मामला है ये पूरी तरीके से सोशल जस्टिस का मामला है। और बिहार अभी तक सोशल जस्टिस की धुरी पर ही घूम रहा है, रोजगार की धुरी पर कभी डॉक्टर संजय, क्या ये दिखाई पड़ता है कि बिल्कुल निराशा वाली स्थिति है? बिहार में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स अच्छा होता है, ना ही कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, ना ही कोई बेहतर विश्वविद्यालय वर्ल्ड क्लास कुछ बनाने की बात करता है। बात करता है तो क्या करता है? हमें आरक्षण दे दीजिए, हमारा आरक्षण बढ़ा दीजिए, हमें मुफ्त में बिजली दे दीजिए, हमें मुफ्त में ये दे दीजिए, हमें अनाज दे दीजिए। इसके अलावा कोई बात नहीं होती। और जो उद्यमी प्रकृति के हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, वो बिहार छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो क्या करेंगे? जब पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जाति है तो वो तो जाएंगे ही ना।
मैं आपको एक ये डेटा बता रहा हूं। हायर एजुकेशन में बिहार के लड़के 12.6% है। ये 2018-19 का आंकड़ा है। और नेशनल जो है वो 26.5% है। ये बिहार के लड़के जो हायर एजुकेशन के लिए बिहार से बाहर निकलते हैं वो लौट करके नहीं आते। 77% लोग अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं बिहार में, और 19% जीडीपी में उनकी भागीदारी है। 11% अर्बनाइजेशन है बिहार में। इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर कुछ नहीं है। उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सुखाड़। एक बार नौजवान बिहार का बाहर निकलता है, बिहार में लौट करके नहीं आता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी तो आप देख ही रहे हैं। जाति के इर्द गिर्द आरक्षण, और उसी में वो अपना भविष्य तलाशने के फेरे में बिहार के नेता और बिहार के लोग रहते हैं। जो बाकी इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलना चाहते हैं कि बाहर का एक्सपोजर मिले, वो सीधे बिहार से बाहर निकल जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है। सॉफ्टवेयर के लिए पार्क बनाने के लिए कौन सा समंदर की जरूरत है बिहार की लैंडलॉक्ड स्टेट है। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग से निकल करके मेडिसिनल फार्मिंग करने के लिए कौन सा डिस्कोर्स होता है। राजद के बारे में मैं बड़ी बेबाकी से कहता हूं, एक आंदोलन बता दीजिए जो 2005 के बाद उन्होंने सत्ता के विरोध में सड़क पर उतर करके किया हो कभी, इशू बेस्ड, कि नहीं हम किसी भी कीमत पर सरकार को झुकाएंगे कि आपको ये चीजें करनी होगी। बिहार की चिंता उनको नहीं है। वो सोशल इंजीनियरिंग में इतना उलझे हुए हैं सारी पार्टियां कि उनको लगता है कि चुनाव के वक्त जातीय उन्माद, जातीय अस्मिता, जातीय बोध, जातीय सम्मान हम कराएंगे और वोट की फसल काट करके चले जाएंगे। फिर क्यों मुद्दे पर प्रशांत किशोर की एक बात हमको अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि भाई सामाजिक न्याय चाहिए था बिहार को, आपने सामाजिक न्याय के लिए वोट किया, सामाजिक न्याय मिला। आपको बिजली सड़क पानी चाहिए थी, बिजली सड़क पानी के लिए वोट किया, आपको बिजली सड़क पानी मिली। आप एजुकेशन के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जब आप वोट ही नहीं करते हैं तो फिर आपको वो मिलेगा क्यों। तो मुद्दे गौण हो जाते हैं। और ये बिहार, ठहरा हुआ बिहार, एक छटपटाहट तो है ही ना कि इस छटपटाहट में जब तक हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना है, रोजगार के लिए बाहर जाना है, हायर वेजेस के लिए आपको बाहर जाना है, रिसर्च के लिए आपको बाहर जाना है, इलाज के लिए बाहर जाना है, तो सब चीज के लिए आपको बाहर जाना है। इन मुद्दों पर कोई पार्टियां आंदोलन नहीं करती है, कोई आंदोलन नहीं करती है। तो वहां पर जाकर के एक चिंता तो है कि प्रियदर्शी रंजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है और जो डॉक्टर संजय जी कह रहे हैं, उसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार को वोट विकास के मुद्दे पर ही दिया गया था। रोजगार लाने के लिए, पलायन रोकने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार के लिए, बेहतर खेल सुविधाएं हो, विकास के तमाम मुद्दों पर नीतीश कुमार को वोट किया गया था। तो ऐसा कहना कि बिहार ने कभी विकास के मुद्दे पर वोट नहीं किया, पिछले 2005 के बाद लगातार जो नीतीश कुमार का विकास मॉडल है, कमोबेश उसके इर्द गिर्द बिहार घूम रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि नीतीश कुमार का विकास मॉडल क्या रहा, इस पर समीक्षा होनी चाहिए, ये अलग बात है। हाँ नहीं, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि जंगल राज के खिलाफ जो 30 ऑर्गेनाइज्ड गैंग बिहार में थे, नरसंहारों का बूचड़खाना बिहार बना हुआ था, लोगों ने नीतीश कुमार को वोट उसके लिए किया था। और उसके लिए सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था, उसके लिए राजनीतिक आंदोलन के साथ साथ सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था। नहीं, वो सामाजिक आंदोलन अलग पार्ट है। तो वो जो जंगल राज में जिसमें लोग घर छोड़ करके भाग रहे थे, बिहार छोड़ करके भाग रहे थे, नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को, वो भी एक कालखंड में 2005 से 10 के बीच, 10 के बाद मैं तो कह रहा हूं कि सड़कें बनी, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्कूल के भवन बने, लेकिन टीचर भी क्या रहे स्कूल में, टीचर नहीं। चलिए ये एक बड़ी बात है। विनय जी, मैं चाहूंगा छोटा जवाब दीजिएगा। क्या इस बार आपको लगता है कि चुनाव मुद्दा आधारित होगा या फिर जाति ही बड़ा फैक्टर होगा, सोशल इंजीनियरिंग ही बड़ा फैक्टर होगा?
नहीं, देखिए, एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे शरद यादव। हम लोग अक्सर उनसे मिलते थे, बहुत उनको कवर करने का। वो कहते थे कि भारतीय राजनीति में जाति एक सच्चाई है, जात छोड़कर आप राजनीति नहीं कर सकते। तो राजनीति में जात तो रहेगा ही, हर जगह जात और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक जाइएगा, जात आपको दिखाई पड़ेगा। हाँ, कहीं कुछ ज्यादा है, कहीं कुछ कम है, ये है, लेकिन ये जात क्या डेवलपमेंट के कॉस्ट पर? नहीं, वो फिर अलग डिबेट का विषय है। लेकिन भारतीय राजनीति में इसके बिना आप भारतीय राजनीति की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत कम ऐसे एकाध कुछ उदाहरण है, लेकिन दीनदयाल जी कहे कि हम ब्राह्मण के सीट से चुनाव नहीं लड़े तो हार गए, दीनदयाल उपाध्याय। तो कई ऐसे लोग हैं जो आज भी उदाहरण के रूप में याद किए जाते हैं। लेकिन जात एक प्रमुख मुद्दा है और ये मुद्दा रहेगा। लेकिन अब बिहार के लोगों में भी चेतना आ रही है, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं, और बिहार के नेता में भी। अब आप देखिए चिराग पासवान का, कभी उन्होंने कोई इस तरह का इंटरव्यू दिया या कोई कभी इस तरह की बात की जो आपत्तिजनक लगे? कितनी शालीन भाषा में चिराग पासवान अपनी चीजों को रखते हैं। नए पीढ़ी के लोगों को सीखना चाहिए चिराग पासवान से। और हमने, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चिराग पासवान जिस तरह से पार्लियामेंट में बैठते हैं, जिस तरह से चीजों को ग्रहण करते हैं, हमारे सांसदों को भी सीखना चाहिए। तो इसी मिट्टी के, बिहार की मिट्टी के चिराग पासवान हैं, उनका आचरण देखिए कि कितनी, अगर कोई कड़ी बातें भी कहते हैं लेकिन बहुत मर्यादित तरीके से कहते हैं, बहुत ही अनुशासित तरीके से कहते हैं। चीजों को भी, जब उतना उनके परिवार में भी संकट था, कभी उन्होंने मर्यादा नहीं खोया। तो इन चीजों को जो नए पीढ़ी के लोग हैं उनको सीखना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से सीखना चाहिए, बड़े लोगों से सीखना चाहिए। नीतीश कुमार की इसलिए चर्चा होती है कि एक तो नीतीश कुमार की ईमानदारी है, नीतीश कुमार का व्यवहार है, नीतीश कुमार की शालीनता है, नीतीश कुमार मर्यादित भाषा के लिए जाने जाते हैं। कभी नीतीश कुमार को हम लोग लंबे समय तक उनको कवर किए, कभी और मर्यादित बात करते हुए हम लोगों ने नहीं देखा। आजकल की जो विधानसभा वाली घटना छोड़ दीजिए, वो तो अब उम्र के जिस पड़ाव पर है। लेकिन जब नीतीश कुमार 40 साल, 50 साल, 60 साल, 65 साल के उम्र के थे, और उस कभी वो अमर्यादित व्यवहार नहीं करते थे। लेकिन लालू जी के बारे में था कि फूहड़ बातों के लिए जाने जाते थे लालू जी। लालू जी के संगत में अगर आप बैठिएगा और उनके साथ अगर एक आध घंटा रहिएगा बैठे हुए, तो आप सुन लीजिएगा कितनी तरह की बात करेंगे। तो कुछ नेता ऐसे हैं जो उदाहरण पेश करते हैं। लेकिन लालू यादव को इसलिए लोग मानते थे कि भाई उनका एक डायलॉग डिलीवरी अपने ढंग का था, वो जनता से कनेक्ट करना जानते थे कि भाई जनता क्या चीज सुनना चाहती है, उसका उनके पास नवज था। मैंने इसके मामले में वो बड़े डॉक्टर थे, तो नब्ज जनता की पहचानते थे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, तो उससे उनका काम चलता था। लेकिन जो और भी लोग राजनीति में रहे हैं, या जो पुराने लोग, खास करके आज जो नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञ हैं, उनके पुराने लोगों की किताबों को पढ़ना चाहिए, उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहिए। चलिए, तब जानेंगे कि हमारे अगले पीढ़ी के लोग कितना। बिल्कुल। लेकिन विनय जी, एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि दशहरा जरूर है, छठ तक थोड़ा सा त्योहार का मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद राजनीतिक सरगर्मी और तेज होने जा रही है। बहुत कुछ सुनने, पंकज जी, झारखंड में ज्यादा तेज हो जाएगी। झारखंड में तो जरूर तेज होगी, लेकिन 14 तारीख को उम्मीद है कि अनाउंसमेंट हो जाएगा चुनाव। हाँ, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार तो ऐसे ही पॉलिटिकली बड़ा ही सेंसिटिव जगह है, पॉलिटिकली बड़ा वोलेटाइल जगह है, यहाँ लोग पॉलिटिकली बड़ा अवेकेंड माने जाते हैं, तो यहाँ तो हर चीज़ पे गंभीर चर्चा होती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब यह चर्चा बड़ी जोर पकड़ेगी, अब इस तरह का पोस्टर वॉर भी बहुत जोर पकड़ेगा। हमें लगता है स्तर में सुधार की उम्मीद करना ही बेईमानी होगी। बहुत तरह की बात, आरोप प्रत्यारोप अब सुनने को मिलेगा, और इस तरह की चर्चा हम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि चुनावी मौसम अब लगभग आ चुका है बिहार में भी। झारखंड से जैसे ही झारखंड में चुनाव खत्म होगा, यहाँ पीक पर होगा।
बहुत बहुत लोग अदला बदली करेंगे, टिकट के लिए मारामारी करेंगे, आरोप प्रत्यारोप होगा, बहुत तरह की बातें होंगी और निश्चित तौर पर हम लोग के सामने बहुत सारे मसले आएंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर संजय आपका, विनय कुमार जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।